कियारा को समझाने के बाद वेद कमरे से बाहर निकल गया। तब सीमा कियारा को कंपनी की सिचुएशन के बारे में बताने लगी। तभी दोनों को बाहर से शोर की आवाज आने लगी। सीमा हैरानी से बोली, बाहर कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैं देख कर आती हूँ। वो उठकर जैसे ही दरवाजे के बाहर आई तो वो सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। इधर कियारा भी क्यूरियस थी कि ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी आवाजें आ रही हैं। वो धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर बाहर आई तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वेद के चारों तरफ नर्सेस हाथ में फोन लिए खड़ी थी और उसके साथ सेल्फी ले रही थी, जैसे वो कोई रॉक स्टार हो। ये देखकर कियारा घूरते हुए वेद को देखने लगी। वो पूरी रात वेद के बारे में सोचकर नहीं सोई और वेद से इंप्रेस भी थी, लेकिन अब लग रहा था कि जैसे उसने गलती कर दी। वो पलटकर कमरे में जाने को ही थी कि तभी वेद की नजर उस पर पड़ी और वो तेजी से कियारा की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने ये वीडियो देखा? इससे पहले कि कियारा कोई जवाब दी थी, पीछे से एक नर्स वेद के बिल्कुल करीब आकर बोली, वेद सर, एक सेल्फी प्लीज। वेद वहीं रुक गया और नर्स के साथ सेल्फी लेने लगा। कियारा ये देखकर मन ही मन बुदबुदाई, अभी तो मेरे लिए कंपनी संभालने जा रहा था, निकला तो ऐसे था जैसे जंग लड़ने जा रहा हूं, और अब यहां मधुमक्खियों के बीच में हानि की तरह चिपक रहा है। तभी एक के बाद एक नर्सेस आकर वेद की तारीफ करते हुए उसके साथ सेल्फी लेने लग गई। ये सब देखकर न जाने क्यों कियारा का मूड खराब हो रहा था। वो गुस्से से चिल्लाई, ये हल्ला बंद करो। उसकी आवाज से एक सेकंड में पूरी कॉरिडोर में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। वेद ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? ये जलते हुए अंगारे क्यों छोड़ रही हो? मैंने ऐसा क्या किया? कियारा ने घूरते हुए वेद को देखा और बोली, तुम कुछ करते कहाँ हो? वेद ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो फिर भड़क क्यों रही हो? कियारा ने सरकास्टिक टोन में कहा, अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं द ग्रेट सेवियर पर भड़कूं। अब तो तुम सोशल मीडिया हीरो भी बन चुके हो, हर जगह वीडियो वायरल है, वेद द ग्रेट रेस्क्यूअर। तुम्हें अगर फैन मीटिंग करनी है तो बाहर जाकर करो और पेशेंट्स को प्लीज थोड़ा रेस्ट करने दो, ओके? ये सुनकर वहां खड़ी नर्सें चुपचाप दरवाजे की तरफ खिसकने लगी। कोई आंख उठाकर भी कियारा की तरफ नहीं देख रही थी। एक तो धीरे से बुदबुदाई, लगता है मैडम जी का मूड खराब है। वहीं कियारा की बात सुनकर वेद दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग स्लो है क्या? बिना दिमाग लगाए ऐसे कंक्लूजन पर कैसे उतर आती हो? मैं हीरो बनने नहीं, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। हाँ, देख लिया ये वीडियो, तुम्हारी हीरोपंती पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। थैंक यू फॉर सेविंग मी। अगर तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए तो बोल दो, पर प्लीज अब ड्रामा बंद करो। वेद कियारा के एकदम सामने आया और फोन पर वीडियो जूम करते हुए कहा, हीरो तो मैं हूं और हीरोपंती करने में सक्षम भी हूं, लेकिन मैं ये वीडियो तुम्हें इंप्रेस करने को नहीं दिखा रहा था। ये देखो, इस आदमी को तुम पहचानती हो? कियारा ने झुंझलाते हुए वीडियो देखा। उसमें एक कार दिख रही थी। ये वही कार थी जिसने कियारा की कार को टक्कर मारी थी। तब वेद ने वीडियो जूम किया और उसमें बैठा एक आदमी कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड पहने हुए था। वेद ने पूछा, देखो ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? कियारा उस आदमी को देखकर हैरान रह गई। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सीमा भी क्यूरियस होकर वहां आई और उसने जैसे ही उस आदमी को देखा तो वो हैरानी से बोली, मैम ये तो। लेकिन कियारा अचानक पलटकर कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखें नम थी। सीमा उसके पीछे कमरे में आई और गुस्से में बोली, वो मनोहर सर का असिस्टेंट था ना? कियारा की आंखों से आंसू बह निकले और वो बोली, मेरे अपने ही इतने नीचे गिर गए हैं कि मेरी जान लेना चाहते हैं। वेद ने यह सुनकर नरमी से कहा, जब से शहर आया हूं एक बात तो समझ आ गई है, पैसा और ताकत पाने के लिए इंसान शैतान बनने में एक सेकंड नहीं लगाता, और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो अगली बार शायद तुम्हें बचाने वाला कोई ना हो। ये सुनकर कियारा रोते हुए बोली, तो अब क्या करूं वेद? सब मेरे अपने हैं। दादी को पता चला कि उनका परिवार एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गया तो वो सह नहीं पाएंगी। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दादी इतनी कमजोर नहीं जितना तुम समझती हो। वो बरगद का तना है, अकड़ और मजबूती के साथ ऐसी बातों से उनकी जड़ें नहीं हिलने वाली। उन्हें तो शायद पहले से पता होगा उनके परिवार की हरकतों के बारे में। कियारा ये सुनकर चुप हो गई। फिर वेद ने धीरे से उसके पास आकर कहा, तुम इस बारे में किसी से बात मत करना, बस आराम करो, मैं कंपनी जाकर सब संभाल लूंगा, ओके? ये सुनकर कियारा ने पूछा, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? वहीं सीमा कभी कियारा को देखती तो कभी वेद को। वो बस इंतजार में थी कि वेद किसी हीरो की तरह डायलॉग मारेगा और कियारा खुश होकर हीरोइन की तरह गले लगा लेगी।
लेकिन वेद ने जो कहा उससे कियारा और सीमा दोनों की ही फैंटेसी किसी बबल की तरह फूट गई। वेद कंधे उचकाते हुए बोला, तुमसे किसी ने कहा कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं? ये सब तो मैं अपने लिए कर रहा हूं। ये कहकर वो पलट कर निकलते हुए मन ही मन बोला, कंपनी मेरी है तो इसकी गंदगी भी मुझे ही साफ करनी होगी ना। उसने तुरंत कंपनी के हेड सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ आरके इंडस्ट्रीज के ऑफिस में समीर सिंह यानी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट कियारा के कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। उसने सामने एक डेस्क की तरफ इशारा किया और वहां बैठे जूनियर असिस्टेंट नवीन से कहा, सुनो, ये टेबल हटाओ यहां से। ये एमडी का ऑफिस है या साइबर कैफे? हर जगह डेस्क लगा रखी है। नवीन ने हिचकिचाते हुए बताया, लेकिन सर ये असिस्टेंट वेद सर की डेस्क है। यह सुनकर समीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, व्हाट? वेद सर? किसने परमिशन दी कि एमडी के 3 असिस्टेंट हो? सैलरी क्या वो अपने पर्सनल पॉकेट से दे रही थी? बोर्ड ने अप्रूव किया था क्या? सुन लो, अब आरके इंडस्ट्री में रिश्तेदारी नहीं चलती, हटाओ ये सब। लेकिन नवीन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सर। तब समीर भड़क उठा, तुम्हें लगता है कि कियारा के पीछे पीछे घूमकर तुम कोई पोजीशन हासिल कर लोगे? तुम्हारी मैडम कियारा ऑफिस नहीं आएंगी और अब तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने हैं। ये सुनकर नवीन ने सर झुका लिया और टेबल साफ करने लगा। समीर मुस्कुराते हुए केबिन के अंदर आकर कियारा के चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला और वेद ने बड़े स्वैग से ऑफिस के अंदर एंट्री ली। उसे देखकर समीर गुस्से में चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रहे हो? निकलो यहां से। वेद ने अपनी नाक बंद करके मुंह बनाते हुए कहा, अरे बाप रे, इतनी बदबू तो भैंस के तपेले से भी नहीं आती। तुम ब्रश नहीं करते क्या? मेरी मानो तो कोयले और नीम से मंजन किया करो, मुंह की बदबू का रामबाड़ इलाज। ये सुनकर समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर वो कोई बम होता तो शायद गुस्से की गर्मी से फट जाता। आज तक उसकी ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की। वेद, अपनी औकात मत भूलो। तुम सिर्फ एक घर जमाई हो। जाकर रायजादा मेंशन की रखवाली करो, यहां आकर ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वेद को समझते देर नहीं लगी कि घर कहीं किसी फैमिली मेंबर ने समीर तक कियारा और उसकी शादी की बात पहुंचाई है। समीर सिंह, मेरी स्टाइल में क्लास है, लेकिन तुम्हारा स्टाइल तो चीप, आउटडेटेड और बदबूदार है। समीर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में चिल्लाया, इनफ इज इनफ। तुम्हारी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। वेद ने फिर से अपनी नाक बंद करते हुए कहा, अरे बोला ना भाई, तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं बदबू आती है। ज्यादा बोलो मत, वरना बात से लोग बेहोश होने लगेंगे। और तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? अब तक तो उनकी बहस की खबर पूरी कंपनी में पहुंच गई और लोग कैबिन के बाहर जमा होने लगे थे। वेद का सवाल सुनकर समीर ने घमंड से जवाब दिया, बोर्ड ने आज सुबह मीटिंग में मुझे एक्टिंग प्रेसिडेंट चुना है और अब सारे फैसले लेने का हक मुझे है। वेद मुस्कुराते हुए बोला, तुम एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग प्रेसिडेंट लग रहे हो, और कियारा के होते हुए तुम यहां क्यों आए? समीर ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी एक्शन फिल्म पूरे मीडिया में वायरल है। सब जानते हैं कि कियारा का एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी कंपनी मैनेज नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं। वेद ने तिरछी नजर से ही समीर को देखा और फिर धीरे से उसके कान में कहा, मैंने सुना है तुम्हें चाइनीज खाना बहुत पसंद है। तुम्हारी वाइफ को बता दो कि तुम्हारी एक खास दोस्त है यहाँ जो अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाती है। समीर के तो दिमाग के तोते ही उड़ गए। असल में जब वेद को पता चला था कि समीर सिंह कंपनी हथियाना चाह रहा है, तो उसने सिक्योरिटी हेड को कॉल करके समीर की पूरी इंफॉर्मेशन मांगी थी। सिक्योरिटी हेड कंपनी में आग लगने वाले इंसिडेंट के बाद से ही वेद से इंप्रेस्ड था। उसने ही वेद को बताया कि कभी कभार समीर सिंह से मिलने एक औरत टिफिन लेकर आती है और काफी देर तक वो लोग समीर के कैबिन में रहते हैं। समीर बिलबिलाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले? तुम अपनी औकात मत भूलो। तुम सिर्फ एक घर जमाई हो जो अपनी बीवी के फेंके टुकड़ों पर पल रहा है। वेद मुस्कुराते हुए बोला, औकात? अच्छा, अगर मैंने तुम्हारा सच खोल दिया ना तो तुम्हारी औकात बीवी के जूते खाने लायक भी नहीं रहेगी। और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं ऐसा कर भी सकता हूं। यह कहकर वेद तेजी से बाहर आया और सबके सामने बोला, अब से कुछ दिनों तक ऑफिस का काम वैसे ही चलेगा। कियारा मैडम से वीडियो कॉल पर मीटिंग्स होंगी और मैं, नवीन और सीमा हॉस्पिटल जाकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में कियारा मैडम के साइंस भी ले आएंगे। जो लोग बगावत करने की सोच रहे हैं वो अपना दिमाग चलाना बंद कर दें। समीर बोर्ड मीटिंग में वेद के एक्शन का ट्रेलर देख चुका था। वो जानता था कि वेद जो कह रहा है वो कर सकता था।
वो गुस्से में बोला, मैं अभी मीटिंग बुलाऊंगा। तुम इस कंपनी में सिर्फ एक असिस्टेंट हो और ये कंपनी अकेले कियारा की नहीं है, समझे? आज बोर्ड के सामने तुम्हें जवाब देना होगा। यह कहकर समीर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तब नवीन ने वेद से कहा, सर, बोर्ड मेंबर समीर के साथ हैं। अगर उन्होंने कंप्लेन की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वेद मुस्कुराते हुए बोला, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाकर इस आदमी की डिटेल्स निकालने को बोलो। ये कहते हुए उसने नवीन को वीडियो में मनोहर के असिस्टेंट का चेहरा दिखाया। थोड़ी ही देर में सिक्योरिटी टीम ने वेद को कॉल करके एक इन्फॉर्मेशन दी। सर, वो मनोहर सर का असिस्टेंट है और मनोहर सर कल शाम को यहाँ आए थे। वेद ने पूछा, मनोहर? वो तो जेल में है। नहीं सर, उन्हें बेल मिल गई है। यह सुनकर वेद ने सीधा मयंक लाला को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही वेद ने कहा, तुमने कहा था शहर का चप्पा चप्पा जानते हो, तो सच में जानते हो या बस डींगे हाँक रहे थे? मयंक प्राउड आवाज में बोला, ये शहर मेरा है और मैं सब जानता हूं। वेद ने जवाब में कहा, ठीक है, तुमने कहा था कि अपने डैड की ट्रीटमेंट का एहसान चुकाओगे, तो अब वक्त आ गया है। मुझे 2 आदमियों को ढूंढना है। मैं तुम्हें फोटो और इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूं। जितना जल्दी हो सके उसे पकड़कर अपने अड्डे में ले जाओ और फिर मुझे खबर करना। मयंक ने हामी भरने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट किया और तुरंत काम पर लग गया। करीबन 1 घंटे बाद ही वेद के पास मयंक का कॉल आया। वो दोनों मुंबई से भाग रहे थे। मेरे आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया है। तुम आ जाओ ठिकाने पर। वेद ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और तुरंत ही मयंक के घर के लिए निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि मनोहर अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था, साले कमीने, तूने अपना काम कर दिया होता तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। सब तेरी वजह से हुआ है। असिस्टेंट दांत पीसते हुए बोला, ये सब उस वेद की वजह से हुआ है। अब तो हम भाग भी नहीं पाएंगे। ये सुनकर मनोहर भड़क उठा। वो घर जमाई तो अब सर चढ़कर बोल रहा है, पर ज्यादा दिन नहीं बचे उसके। जल्द ही उसे ठिकाने लगाने वाले आने ही वाले हैं। अच्छा, कौन ठिकाने लगाएगा मुझे चाचा ससुर जी? वेद की सख्त आवाज मनोहर के कानों में गूंजी। वेद को सामने देखते ही मनोहर हैरानी से बोला, तुमने हमें पकड़वाया? तभी मयंक ने वेद के पास आकर कहा, जब से इन्हें पकड़ा है इनकी बकबक बंद ही नहीं हो रही है। हम सब तो इनका मुंह तोड़ने वाले थे, लेकिन अब ये शिकार तुम्हारा है तो तुम ही देखो तुम्हें क्या करना है। वेद ने हाँ में सर हिलाया और मनोहर से बड़े आराम से पूछा, तो बताइए चाचा जी, कौन ठिकाने लगाने वाला है और कौन कौन शामिल है आपकी साजिश में? हाँ? मनोहर चिल्लाया, मैं नहीं बताऊंगा। क्या कर लोगे तुम? वेद ने जवाब नहीं दिया और अगले 5 मिनट बाद मनोहर और उसका असिस्टेंट उल्टे लटके हुए चिल्ला रहे थे। तब मनोहर तड़पते हुए बोला, तुम्हें जेल भिजवाऊंगा मैं, मुझे किडनैप और टॉर्चर करने के इल्जाम में, और मैं मां को बताऊंगा उनका जमाई गुंडा है, गुंडा। उतारो मुझे। लेकिन वेद आराम से अभी भी कुर्सी पर बैठा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, चिल्लाओ चिल्लाओ, जितना मन करे उतना चिल्लाओ। जब तक तुम्हारी कहानी मुझे पसंद नहीं आती तब तक तुम यहीं झूलते रहोगे। ये सुनकर असिस्टेंट डर गया और घबरा कर बोला, तुम बच नहीं पाओगे। वो लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम्हें और कियारा को रास्ते से ना हटा दे। वेद ने कैजुअली पूछा, अच्छा है, तो बताओ फिर कौन है वो लोग जिसमें इतना दम है? तब मनोहर चिल्लाते हुए बोला, अगर उनका नाम भी लिया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। हम नहीं बता सकते, प्लीज छोड़ दो हमें। वेद सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन है जिसका नाम जाहिर करने से मनोहर इतना डर रहा है। क्या ये कोई बड़ी साजिश है? कहीं इसमें वो मिस्टीरियस मैन तो शामिल नहीं? क्या वेद सच्चाई का पता लगा पाएगा? कौन है जो वेद को टारगेट करने आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वेद ने मनोहर और उसके असिस्टेंट को पेड़ पर लटकाया हुआ था। असिस्टेंट ने जब बताया कि कोई और है जो कियारा और उसकी जान के पीछे पड़ा है, तो वेद ने क्यूरियस होकर उनकी तरफ देखा और पूछा, चलो अब बता भी दो, कौन है वो लोग जो कियारा और मुझे मारना चाहते हैं? मनोहर गुस्से में बोला, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं बताएंगे। तभी वहां कुछ लोग आ पहुंचे। असल में मयंक ने 6 लोगों की एक टीम बुलाई थी। 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। वो सब शहर के जाने माने बिगड़े रईस लोग थे जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे। वो लोग उस शख्स से मिलने को बेताब थे जिसने मयंक को इम्प्रेस किया था। लेकिन जब उन्होंने वेद को दूर से देखा तो उन सब के मुंह बन गए। उनके डिजाइनर कपड़ों और शूज के सामने वेद के सस्ते कपड़े बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहे थे। तभी मयंक की दोस्त अलीशा ने अपने सनग्लासेस उतारे और वेद की तरफ देखते हुए बोली,
OMG मयंक, ये कौन है? तुमने ये सर्वेंट रख लिया क्या अपने लिए? कम से कम सर्वेंट्स तो अच्छे रखो। आई डोंट लाइक सीइंग दिस लो क्लास पीपल। मेरा मूड अपसेट हो जाता है। तब मयंक के एक और रिच फ्रेंड वरुण ने हंसते हुए कहा, डोंट बी अपसेट अलीशा, ये शायद शेफ होगा, बारबेक्यू के लिए रखा होगा। ए, जाओ बारबेक्यू तैयार करो, यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? ये सुनकर मयंक की भौहें तन गई। उसने गहरी सांस ली और सबके सामने काम लेकिन सख्त लहजे में कहा, गाइस स्टॉप इट, ये वेद ब्रो है, इसी ने मेरे पापा की जान बचाई है। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड तुम सबको भी करनी चाहिए। अलीशा आंखें घुमाते हुए बोली, कम ऑन मयंक, सीरियसली? व्हाट आर यू जोकिंग अबाउट? ये और कोई डॉक्टर, प्लीज दूसरी ट्रिक ट्राई करो, इट्स नॉट फनी इनफ। तभी वेद के पास से चीखने की आवाज आई, वो भी एक नहीं 2 लोगों की। प्लीज हमें छोड़ दो, जाने दो हमें। वो लोग पास आए तो उन्होंने देखा कि वेद ने मनोहर और उसके असिस्टेंट को पेड़ पर उल्टा लटका रखा था और उन्हें टॉर्चर कर रहा था। उनके आते ही वेद मयंक के एक पंटर के हाथ से चाकू लेकर मनोहर के रस्सी की ओर फेंका, जिससे मनोहर सिर के बल झाड़ियों में गिरा। मयंक के दोस्त शौक में ये सब देख रहे थे। अलीशा हैरानी से बोली, ये सब क्या है? ये डॉक्टर नहीं, सन की है। उनमें से किसी ने सोचा नहीं था कि साधारण सा दिखने वाला वेद इतना खतरनाक हो सकता था। मयंक मुस्कुराते हुए बोला, आई टोल्ड यू गाइस, तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे ना, अब खुद देख लो वेद ब्रो क्या चीज है। वहीं वेद ने मनोहर को झाड़ियों से बाहर खींचा और जमीन पर पटकते हुए सख्ती से पूछा, जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन जान गई तो किस काम के? हैं? अब बोलो, किसने ऑर्डर दिया था तुम्हें? और इस बार सच बोलना, वरना झाड़ियों में नहीं सीधे नर्क में लैंड करोगे। मनोहर कांपते हुए बोला, यशवंत भैया और गगन सबरवाल, वो लोग चाहते थे कि कियारा कंपनी से बाहर हो जाए। वो दोनों समीर सिंह के साथ मिलकर पूरी कंपनी पर कब्जा करना चाहते हैं और कियारा और तुम उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो। यह सुनकर वेद एकदम शांत हो गया और मन ही मन कहा, लगता है कंपनी में एक एक्शन सीन करना ही पड़ेगा, तभी सबको वार्निंग मिलेगी। खैर अब तो पिस्टल दादी ही बताएंगे कि इसकी क्या पनिशमेंट है। वेद ने मनोहर के असिस्टेंट की रस्सी काटी और दोनों को खींचते हुए मयंक की गाड़ी के पीछे डाला। दोनों में जान तो थी, लेकिन हालत ऐसी की जैसे मौत ने बस थोड़ी देर की मोहलत दी हो। उसने फिर मयंक से कहा, आर्क इंडस्ट्री चलो। मयंक जो अपने पंटरों को ऑर्डर देता था, आज वेद उसे ऑर्डर दे रहा था। पर जब से वेद ने उसके पापा की जान बचाई थी, तब से वो उसकी सारी बात मानने को तैयार था। ये देखकर उसके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई। मयंक ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उनसे कहा, यू गाइज एंजॉय, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब वो रास्ते में थे तब मयंक बार बार वेद की तरफ क्यूरियस होकर देख रहा था। वेद ने शांति से पूछा, गर्लफ्रेंड थोड़ी हो जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं। मयंक झेपते हुए बोला, वेद ब्रो, वो मैं ये पूछना चाहता था कि आपने कियारा रायजादा को इतने बड़े खतरे से बचाया, मतलब कहीं आपको प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे? ये सवाल सुनकर वेद ने भौहें चढ़ाकर मयंक की तरफ देखा तो मयंक फटाक से बोला, नहीं मतलब वो क्या है ना, कियारा रायजादा शहर की सबसे फेमस ब्यूटी है, बड़े बड़े खानदान के लोग उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इवन सार्थक भी उससे शादी करना चाहता है, तो यू नो आपका चांस इम्पॉसिबल है। आप दिल पर मत लो, यू आर वेरी नाइस, बट वेद ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, बट कियारा की शादी एक मामूली लड़के से नहीं होगी, राइट? मयंक ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अचानक अपनी गलती सुधारते हुए बोला, आप मामूली नहीं हो ब्रो, यू आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप समझ रहे हो ना? वेद ने कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगा, बात तो सही है, जब इतने रईस लोग कियारा से शादी करना चाहते हैं तो फिर दादी ने मुझे क्यों चुना? एक ऐसे लड़के को जिस पर जिंदगी और मौत का खतरा मंडरा रहा है। अगर ये राज खुल गया कि मैं विक्रम कपूर का बेटा हूं तो उनकी कंपनी, उनकी इज्जत सब तबाह हो जाएगी और कियारा की जिंदगी भी। फिर उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे उनसे बात करनी होगी आज ही। कुछ ही देर में वो लोग आरके इंडस्ट्रीज के बिल्डिंग के सामने थे। वेद कार से बाहर आया और मनोहर और उसके असिस्टेंट की एक एक टांग पकड़कर खींचते हुए कंपनी के अंदर जाने लगा। वहां मौजूद लोग यह नजारा देखकर इतना शॉक्ड थे कि किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स जो समीर सिंह के साथ मीटिंग में थे, वो सब वेद की हरकत के बारे में सुनकर बाहर आए और जैसे ही उन्होंने मनोहर और उसके असिस्टेंट की हालत देखी, उनका दिल घबराहट से तेजी से धड़कने लगा।
वेद की आंखें ऐसे अंगारे बरसा रही थी कि उन्हें अंदर तक खौफ महसूस हो रहा था। तब समीर सिंह गुस्से में आगे आया और बोला, देख लिया आप लोगों ने, कियारा ने गुंडे से शादी की है और इस जगह पर अब बिजनेस नहीं मारपीट होगी। दे डोंट डिजर्व टू बी हियर। यशवंत ने भी समीर का साथ देते हुए कहा, समवन कॉल द पुलिस। ऐसे गुंडे आदमी की कंपनी में कोई जगह नहीं है। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल पुलिस बुलाइए, लेकिन पुलिस आएगी तो सिर्फ मैं जेल नहीं जाऊंगा, आप भी जाएंगे क्योंकि सबूत है मेरे पास। ये कहते हुए वेद ने यशवंत और समीर की तरफ धमकी भरी नजरों से देखा। समीर और यशवंत श्योर नहीं थे कि वेद के पास सबूत है या नहीं, लेकिन वो रिस्क भी नहीं ले सकते थे। तब समीर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हमें ब्लैकमेल कर लोगे? खुद है आर यू? औकात क्या है तुम्हारी और इतना क्यों उछल रहे हो? ये कंपनी तुम्हारी है क्या? वेद मन ही मन बोला, अभी ज्यादा मत उछल वेद, अभी सच बाहर लाने का टाइम नहीं है। ये सोचकर वेद ने जवाब दिया, मैं एक पत्नीव्रता पति हूं और जिन्होंने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की उनका यही अंजाम होगा। वो तो कियारा जिंदा है, वरना। वेद ने फिर सबकी तरफ देखा और मनोहर और असिस्टेंट की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में आग लगवाई और फिर कियारा को मारने की कोशिश की। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अगर किसी ने दोबारा कियारा या कंपनी को नुकसान पहुंचाने का सोचा तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। समीर और यशवंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तब वेद ने आगे कहा, बस तमाशा खत्म और काम शुरू। यहां सबको फ्री का नाटक देखने की सैलरी नहीं मिलती। जाकर अपने काम करो। और हाँ, मेरी नजर सब पर है, इसे मेरी वार्निंग समझने की गलती मत करना। मैं जो कहता हूं उससे कहीं ज्यादा कर भी सकता हूं। यह कहकर वेद सीधे कियारा के कैबिन की तरफ बढ़ा। लोग उसे जाने देने के लिए खुद ही रास्ते से हट गए। तब एक एम्प्लॉय धीरे से बोला, ये तो पागल है भाई, कंपनी के मेंबर्स को मार पीट कर ही उठा लाया। तब दूसरे ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, पागल नहीं है भाई, असली मर्द है और कियारा मैडम से बहुत प्यार भी करता है। वेद के अंदर जाने के बाद यशवंत ने मनोहर और उसके असिस्टेंट के लिए एम्बुलेंस बुलवाई और फिर समीर और यशवंत समीर के कैबिन में आ गए। समीर ने कैबिन में आते ही गुस्से में पेपर वेट फेंक दिया और कमरे में रखे सामान को तहस नहस करते हुए बोला, ये लड़का किसी से नहीं डरता। आज पूरी कंपनी के सामने हमें वो धमकी दे रहा था और हम कुछ नहीं कर पाए। एक घर जमाई की हैसियत ही क्या है, लेकिन वो साला डिलीवरी बॉय सावित्री देवी की पावर के दम पर शेर बन रहा है। आई विल किल हिम, किल हिम। तब यशवंत ने गुस्से का घूंट पीते हुए उसे समझाया, हमने एक बार ट्राई कर लिया है, अगर अब फिर से ऐसा कुछ किया तो सबका निशाना हम पर होगा। मां भी मेरे खिलाफ हो सकती है। समीर ने गुस्से में पूछा, तो क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? भूल जाएं अपने प्लान्स और एम्बिशंस? यशवंत ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, क्या तुमने बॉबी भाई का नाम सुना है? समीर कंफ्यूजन से बोला, बॉबी भाई? वो फेमस गुंडा जो 4 मर्डर के बावजूद पुलिस के हाथ नहीं आया? यशवंत मुस्कुराया, हाँ वही, मेरा बेटा विशाल उसका दोस्त है। कौन अपने हाथ गंदे करे, इसलिए मैंने उस कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बॉबी भाई को मुंह बोली कीमत दी है। सुना है जंग और इश्क में सब जायज है? समीर मुस्कुराते हुए बोला, गुड, अब मैं तभी कंपनी आऊंगा जब तुम मुझे उसकी मौत की गुड न्यूज सुनाओगे। ये कहकर समीर केबिन से बाहर निकल गया और यशवंत भी मुस्कुराते हुए लिफ्ट में आया। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जो सावित्री ने भेजा था, फैमिली मीटिंग इन रायजादा विला। यशवंत को पता था कि अगर उनके कारनामे सावित्री तक पहुंचे तो उसे सिर्फ कंपनी और फैमिली से नहीं, मुंबई शहर से भी बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द वेद और कियारा को निपटाना था। यशवंत तुरंत रायजादा विला के लिए निकल पड़ा। जिस वक्त वो वहां पहुंचा, आधे से ज्यादा फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी वहां मौजूद थे। सब फॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से बैठे थे। यशवंत अपनी जगह पर आकर बैठ गया। कियारा हॉस्पिटल में थी, इसलिए वहां मौजूद नहीं थी। बाकी सब एक दूसरे से पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यह अर्जेंट फैमिली मीटिंग क्यों बुलाई गई थी। तभी सावित्री देवी आई और मेन सीट पर आकर बैठ गई। सब ये जानने के लिए नर्वस एंड एक्साइटेड थे कि सावित्री देवी आज क्या फैसला लेने वाली है। यशवंत के अलावा ममता और बाकी किसी फैमिली मेंबर को नहीं पता था कि आज मनोहर के साथ क्या हुआ। इसलिए सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दादी आज शायद प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दे। राघव एक्साइटेड होकर बोला, दादी अब तो सब आ गए हैं, बताइए ना क्यों बुलाया है?
तभी दरवाजा खुला और वेद स्वैग से अंदर आया। उसे देखते ही सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। राघव गुस्से में चिल्लाया, What are you doing here? ये फैमिली मीटिंग है, यहाँ सिर्फ ब्लड रिलेटेड मेंबर्स होते हैं एंड यू आर एन आउटसाइडर गंवार, सो लीव। लेकिन वेद राघव की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ रहा था और दादी ने टेबल पर हाथ पटकते हुए रौबदार तरीके से कहा, वेद को मैंने बुलाया है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो फैमिली मीटिंग से जा सकता है। ये सुनकर राघव ने गुस्से का घूंट पी लिया और चुपचाप बैठ गया। तब दादी के इशारे पर एक सर्वेंट ने उनकी बराबरी पर एक रॉयल चेयर लाकर रख दी और ये देखकर सबके होश उड़ गए। दादी की बराबरी पर बैठना मतलब दादी के बराबर की अथॉरिटी और पावर मिलना। सब उस सीट पर बैठने को बेताब थे और सबके मन में यही सवाल था, किसे मिलेगी ये सीट। तभी दादी ने वेद को वहां बैठने का इशारा करते हुए कहा, वेद, दिस इज योर प्लेस। बस उनका इतना कहना था कि पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था। क्या दादी वेद को सारी अथॉरिटी देने वाली थी? क्या फैमिली मेंबर्स ये एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या छिपा रही थी दादी? क्या वजह थी वेद और कियारा की शादी के पीछे की? क्यों वेद के पापा को गद्दार कहा गया? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सावित्री ने फैमिली गैदरिंग बुलाई थी। वहां कियारा और मनोहर मौजूद नहीं थे क्योंकि दोनों ही हॉस्पिटल में थे। सबके सामने दादी ने जैसे ही वेद को उनके पास उनकी कुर्सी पर बैठने को कहा, सब वेद को नफरत से देखने लगे और वेद दादी की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन बोला, अब होगा दिवाली से पहले दिवाली का धमाका। वेद ने मुस्कुराते हुए राघव की तरफ देखा जो उससे मर्डरस इंटेंशन से घूर रहा था और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यही सोच रहे हो ना कि घर जमाई होकर मैं दादी की बराबरी कैसे कर रहा हूं? यह सुनकर राघव की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। एग्जैक्टली यही उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन वेद को कैसे पता चला? वेद आगे बोला, अब ये सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चला? मैं सब जानता हूं, यहां कौन क्या तिकड़म लगा रहा है, इसलिए अपने दिमाग की ट्रेन को ब्रेक लगाओ। यह सुनकर राघव वेद को घूरने लगा। तभी सावित्री ने सख्ती से कहा, आज की फैमिली मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि मैं तुम्हें अपने 4 फैसले सुनाना चाहती हूं। सारे फैमिली मेंबर्स बिल्कुल अलर्ट हो गए कि दादी क्या फैसला सुनाने वाली है। वहीं वेद भी क्यूरियस था। वो मन ही मन बोला, अब 4 फैसले वाली बात कहां से आ गई? आज तो पर्दाफाश होने वाला था। वेद नहीं जानता था कि दादी के 4 फैसले परिवार की ही नहीं, उसकी भी जिंदगी बदलने वाले थे। दूसरी तरफ सबरवाल इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट की एक लग्जूरियस कैबिन में करीबन 60 साल का आदमी बैठा था। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें वेद की तस्वीर भी थी। उसने सामने खड़े आदमी से पूछा, यहाँ तो सिर्फ फोटो है और ये लिखा है कि वो सावित्री से मिलने से पहले डिलीवरी बॉय था, उसकी बाकी की डिटेल्स कहाँ हैं? वो आदमी घबराते हुए बोला, मिस्टर सबरवाल, उस लड़के के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। मिस्टर सबरवाल ने गुस्से में डेस्क पर फाइल फेंकते हुए कहा, तो क्या वो आसमान से आया और सीधा डिलीवरी बॉय बन गया? इडियट्स, ये लड़का मेरे खेल को बिगाड़ रहा है। आई नीड हिज इंफॉर्मेशन। तब तो पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या है, क्योंकि सावित्री रायजादा कोई भी चाल बिना सोचे समझे नहीं चलती। उसने इस लड़के को अपनी प्यारी पोती का हस्बैंड बनाया है तो कुछ तो बात होगी। कुंडली निकालो इस लड़के की। उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया और तेजी से केबिन के बाहर निकल गया। क्या मिस्टर सबरवाल वेद की असलियत का पता लगा पाएंगे? क्या एक बार फिर वेद की आइडेंटिटी खतरे में है? दूसरी तरफ सावित्री रायजादा अपने फैसले सुनाने को तैयार थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, पहला फैसला, अब से फैमिली के वाइन के शोरूम्स आरके इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर से अलग होंगे और उन्हें वाइन के वही रेट मिलेंगे जो बाकी एजेंट्स को मिलते हैं। ये सुनकर राघव हड़बड़ा गया क्योंकि सबसे ज्यादा शोरूम्स उसकी फैमिली यानी मनोहर, ममता और उसके पास थे। राघव हैरानी से बोला, लेकिन दादी, इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने ही 2 साल पहले हमें शोरूम बनाने के लिए करोड़ों रुपए दिए थे। और सावित्री ने बीच में उसकी बात काटते हुए कहा, और 2 साल में तुमने कितना प्रॉफिट लौटाया? हमें नुकसान के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा है। अब या तो एजेंसी की तरह अप्लाई करो या शोरूम बंद करो, लेकिन कंपनी हेडक्वार्टर से अब कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। दादी का फैसला सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। ममता कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी दादी ने दूसरा फैसला सुनाया। अब दूसरा फैसला, कल से मानव मुंबई ब्रांच जाएगा और वही डिसाइड करेगा कि किस एजेंसी को कितना सामान देना है।
ये सुनते ही मनोहर की वाइफ अचानक रोने लगी। हम तो जैसे इस घर में पराये हो गए हैं। एक तरफ आप कियारा को सब कुछ दे रही हो और दूसरी तरफ हमसे शोरूम छीन रही हो, और अब राघव की जगह भी मानव को मिलेगी, तो हम क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। लेकिन सावित्री ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे जूस के ग्लास में पुदीने की पत्ती को करते हैं। एक बार फिर दादी की सख्त आवाज कमरे में गूंजी। मेरा तीसरा फैसला, यशवंत, तुम अपने सारे शेयर्स वापस करोगे। अब से तुम्हें सिर्फ फैमिली से पैसा मिलेगा और कंपनी के किसी डिसीजन में तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। यह सुनकर यशवंत का चेहरा पीला पड़ गया। वो आग बबूला होकर जोर से चिल्लाया, मां, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम सब आपके अपने हैं। आप अपनों को दूर करके पराये लोगों पर भरोसा कर रही हैं। मैं अपने शेयर्स वापस नहीं करूंगा। उसने फिर खुद को शांत करते हुए गंभीरता से आगे कहा, लीगली सारे शेयर्स पर मेरा हक है। आपकी उम्र हो गई है मां, मेरी मानिए, आप कमरे में रेस्ट करिए। हम भाई मिलकर ये कंपनी, अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वेद उनके सामने आकर बोला, हमेशा मुझे तमीज सिखाने की बात करने वाले आज खुद तमीज भूल गए हैं। यशवंत गुस्से में वेद पर भड़क उठा, और तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तू बस एक घर जमाई है, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला कीड़ा। तुझे तो यहां बैठने का भी हक नहीं है। तब दादी ने यशवंत को डांटा, यशवंत, बहुत हुआ। तुम शायद भूल रहे हो कि जब कियारा के माँ बाप ने कंपनी शुरू की थी तो उन्होंने फ्री में तुम भाइयों को शेयर दिए थे। लेकिन तुम लोगों को लगता है कि यह कंपनी तुम सबकी है। यह कंपनी कियारा और उसके बच्चे की और उसके पति की है। यह सुनकर बाकी सब शांत हो गए, लेकिन यशवंत को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। उसने कहा, ठीक है, अब बात यहां तक आ गई है ना मां, आप हमको अलग कर ही दीजिए। प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दीजिए। मेरा भाई मनोहर जो इस लड़के की वजह से हॉस्पिटल में चंद सांसें गिन रहा है, उसे भी तो सच पता चले। ममता यह सुनकर घबराते हुए बोली, क्या हुआ उनको? हॉस्पिटल में क्यों है वो? यशवंत ने उन सबको कंपनी में हुआ सारा किस्सा सुनाया तो सब दंग रह गए। ममता तो जैसे बेकाबू हो गई और वेद पर बरस पड़ी। कमीने, तू मेरे पति को मारना चाहता है, मैं तेरी जान ले लूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, सावित्री ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। बस बहुत हुआ। तब वेद ने प्यार से उन्हें शांत कराते हुए कहा, अरे दादी, इन्हें जरा भौंकने दीजिए, क्या है ना, आदत से मजबूर है। तब राघव गुस्से में चिल्लाया, दादी, आप इतनी हार्टलेस कैसे हो गई? मेरे डैड और यशवंत अंकल ने सालों से इस कंपनी में इतनी मेहनत की और आप इस अनजान लड़के की वजह से अपने रिश्ते तक भूल गई। आप तो हम सबको रिश्ता निभाने की नसीहत देती थी, और अब क्या हुआ? तब सावित्री ने वेद की तरफ देखा तो वेद उनका इशारा समझते हुए बोला, साले साहब, इसका जवाब मैं देता हूं, एक्चुअली दिखाता हूं। यह कहकर वेद ने एक पेन ड्राइव निकाली और एक सर्वेंट को दे दी। उस सर्वेंट ने स्क्रीन पर उसे कनेक्ट कर दिया, जिससे स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आया। वीडियो में एक टेबल पर समीर सिंह और मनोहर एक अनजान आदमी के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। वीडियो देखकर लग रहा था कि कैमरा किसी आदमी के शर्ट पर लगा हुआ है। तब एक नौजवान आदमी ने टेबल पर नोटों की गड्डियां रखते हुए कहा, ये 50 करोड़ है। अगर कियारा रायजादा को कंपनी से हटा दिया तो 50 करोड़ और मिलेंगे। तभी यशवंत की लालच भरी आवाज आई, डोंट वरी, आपका काम तो हो जाएगा, भले ही उसे हटाने के लिए मुझे उसकी जान क्यों न लेनी पड़े। ये वीडियो देखते ही यशवंत के तो पसीने छूट गए। वो अचानक चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये फेक वीडियो है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं तो कभी गगन सब्रवाल से मिला ही नहीं। वेद हंसते हुए बोला, चाचा जी, हमने तो कहा ही नहीं कि आप वहां मौजूद थे, लेकिन आप अपनी आवाज तो पहचान गए, है ना? यशवंत हड़बड़ा गया और सफाई देते हुए कहा, वो मेरी आवाज तुमने एआई यूज करके प्लांट की होगी, तुम मुझे कंपनी से निकालना चाहते हो ना? तब वेद ने जवाब में कहा, जिस रेस्टोरेंट में आपने प्लानिंग की थी वहां के कैमरे में एंट्री से लेकर एग्जिट तक सब रिकॉर्ड है। वैसे मेरे पास और भी क्लिप्स हैं, देखना चाहोगे? यशवंत का बेटा विशाल वीडियो का एंगल देखकर हैरानी से बोला, तुमने डैड के कपड़ों में कैमरा लगा दिया, कैसे? वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चाचा जी के सुपुत्र, भूल गए क्या पिछली फैमिली डिनर पर मैंने कितनी बढ़िया शोल्डर मसाज दी थी आपके पिताजी को? इसीलिए कहते हैं कि किसी को इतना करीब मत आने दो कि वो आपके सीक्रेट्स देख ले। उस दिन वेद ने चालाकी से यशवंत के कपड़े की बटन में एक माइक्रो कैमरा फिट कर दिया था, क्योंकि उस दिन वो ब्लैक शर्ट पहने हुए थे और ब्लैक बटन और ब्लैक कैमरा में इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वो तो वेद ने रिकॉर्डिंग बाद में देखी, वरना वो एक्सीडेंट होने नहीं देता। वेद की स्मार्टनेस जानकर सभी परिवार वाले हक्के पक्के रह गए। तभी सावित्री के सबसे बड़े बेटे अविनाश उठ खड़े हुए
और उन्होंने यशवंत को एक झन्नाटेदार थप्पड़ लगा दिया। तू अपनी भतीजी को मारने की कोशिश कर रहा था? भूल गया उसके बाप के कितने एहसान है हम पर? अविनाश हमेशा से भाइयों में सबसे भला और समझदार था। जब कियारा के फादर ने कंपनी में शेयर्स बांटे तो उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो छोटे भाई की मेहनत पर हक नहीं जताना चाहता था। इसलिए जब उसे अपने भाई यशवंत की सच्चाई का पता चला तो वो फट पड़ा। यशवंत ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, अविनाश भैया छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? तब सावित्री देवी ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन इस वक्त यशवंत और अविनाश दोनों ही किसी की नहीं सुन रहे थे। तभी वेद ने टेबल पर एक जोरदार हाथ मारा और टेबल भारी आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। तब सब हक्के बक्के रह गए और अविनाश और यशवंत भी अलग हो गए। सावित्री ने गला साफ करते हुए सख्ती से कहा, मेरा आखिरी फैसला। सारे सदस्य सांस थामे हुए थे, क्योंकि सावित्री ने जो 3 फैसले सुनाए थे उससे उनकी जिंदगी उलट पुलट हो चुकी थी। सबके चेहरे की तरफ देखते हुए सावित्री ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। कंपनी के जो शेयर्स मेरे नाम हैं उन्हें मैं अपने दामाद वेद को ट्रांसफर कर रही हूं। ये सुनकर तो सबके चेहरे के रंग ही उड़ गए और वेद भी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सावित्री को यह फैसला लेने की क्या जरूरत थी। कंपनी तो ऑलरेडी उसकी है, तो फिर कियारा के बजाय शेयर्स उसे क्यों दे रही है? तब यशवंत का बेटा विशाल गुस्से में बोला, आप डैड के शेयर्स छीनना चाहती हैं और अपने शेयर्स भी इसको दे रही हैं, इस डिलीवरी बॉय को। ये जो टिप के लिए इंतजार करता है, इसे कंपनी का शेयर होल्डर बनाकर कंपनी डुबाना चाहती हो? यशवंत की वाइफ वीणा भी चिल्लाई, पता नहीं ऐसा क्या काला जादू किया है इसने कि आप सब कुछ इस लुटेरे पर लुटाने को तैयार हो। एक के बाद एक सब सावित्री और वेद से सवाल करने लगे। तब वेद ने जोर जोर से ताली बजाना शुरू किया और बोला, लुटेरा किसे कहते हैं उसका ट्रेलर भी आपको दिखाता हूं। वेद ने रिमोट दबाया और अगले ही पल स्क्रीन पर एक के बाद एक बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाई देने लगे। वेद ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यशवंत रायजादा के 4 बैंक अकाउंट में 4 करोड़ कहां से आए? और करोड़ों की कीमत के 2 बंगले, ये सब किस पैसे से खरीदे? और ममता चाची, आपके पति मनोहर रायजादा ने स्विस अकाउंट में पिछले महीने 6 करोड़ जमा किए, आपको नहीं पता? ऐसे ही जिसने कंपनी के फंड में घोटाला किया है उसका पूरा सबूत है मेरे पास। ये सब देखकर तो सबके चेहरे का खून उतर गया था। तब सावित्री देवी ने कहा, मैं चाहती तो बोर्ड मीटिंग बुलाकर ये सब रिवील कर सकती थी, तुम सबको पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि तुम लोग मेरा ही खून हो और मैं तुम सबको एक आखिरी मौका दे रही हूं। तब यशवंत समझ गया था कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसके सारे राज बाहर खुल गए थे। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है मां, मैं अपने शेयर्स दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे कल तक 10 करोड़ चाहिए। यही कंपनी के 2% शेयर्स की कीमत है। मैंने इस कंपनी को अपने 15 साल दिए हैं और मैं ये डिजर्व करता हूं, वरना मैं अपने शेयर सबरवाल्स को बेच दूंगा। सबरवाल फैमिली का नाम सुनकर सावित्री के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वहीं यशवंत अपनी बात कहकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही ममता और बाकी लोगों ने भी शेयर्स के बदले पैसे की डिमांड की और ऐसे भागे जैसे उनके पैरों में आग लगी हो। अविनाश और उसकी फैमिली भी हताश होकर रूम से बाहर निकल गई। उस वक्त हर फैमिली मेंबर के दिमाग में अलग अलग प्लान चल रहे थे, खासकर यशवंत रायजादा के। आज जितनी बेइज्जती उसने सही थी, उसका बदला लेने की आग उसके सीने में तेजी से जल रही थी। इधर सबके जाने के बाद सावित्री निढाल हो गई थी। उनकी हालत देखकर वेद ने पूछा, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपका पूरा परिवार आपके खिलाफ हो जाएगा। सावित्री देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये सब मिलकर मेरी कियारा की जान ले लेंगे, और जो कंपनी विक्रम और वनराज ने मिलकर बनाई थी ये लोग उसे तबाह कर देंगे। कभी कभी सख्त फैसला लेना जरूरी होता है वेद ये सुनकर सोच में पड़ गया। तभी सावित्री आगे बोली, तुम इस वक्त ये सोचो कि 10 करोड़ का इंतजाम कल तक कैसे करोगे। ये कंपनी तुम्हारी है और अब ये जिम्मेदारी भी। ये कहकर सावित्री देवी वहां से चली गई, लेकिन वेद हैरान था। दादी तो ऑर्डर फरमा कर चली गई, उनके पास पैसे नहीं है क्या? कहीं ये शानो शौकत बस ड्रामा तो नहीं? वेद अब तो इतना बड़ा अमाउंट कल तक कैसे लेकर आएगा? कैसे करेगा वेद एक दिन में 10 करोड़ का इंतजाम? यशवंत और बाकी परिवार वाले क्या साजिश करेंगे? क्या यशवंत सच में शेयर्स ट्रांसफर कर देगा? सावित्री रायजादा सबरवाल फैमिली के नाम से क्यों परेशान हो गई? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
सावित्री ने रायजादा प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात कहकर वेद को ही चुनौती दे दी थी। वेद के कानों में सावित्री देवी की आवाज गूंज रही थी, कल तक 10 करोड़ का इंतजाम करो। वेद ने सोचा, दादी ने जो टास्क दिया है वो कुछ मजाक नहीं है। 10 करोड़ और वो भी कल तक, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे होगा? ये सोचते हुए वेद के कदम हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि उसकी हर हरकत पर कोई नजर रख रहा था। वो कियारा का चेकअप करने हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम के अंदर आया तो देखा कि कियारा बेड पर आराम कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। वो धीरे से कियारा के पास गया और पल्स चेक करने के लिए उसकी कलाई की तरफ हाथ बढ़ाया। अचानक एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। वेद ने पलट कर देखा तो सामने एक पर्सन था, बॉब कट बाल, टैटूड आर्म और टोन्ड बॉडी। इससे पहले कि वेद कुछ समझ पाता, उस पर्सन ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। वेद ने भी काउंटर अटैक किया। दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तब वेद ने नोटिस किया कि वो पर्सन जानबूझकर संयम बरत रहा था, क्योंकि वो कियारा को जगाना नहीं चाहता था। वेद ने उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उस पर्सन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वेद को काबू में करने के लिए फाइट करता रहा। तभी उसका ध्यान भटकाकर वेद ने जानबूझकर साइड टेबल को धक्का दे दिया, जिससे पानी का जग नीचे गिर गया और तेज आवाज से कियारा की आंखें खुल गई। उसने जब वेद और उस पर्सन को फाइट करते हुए देखा तो हैरानी से चिल्लाई, व्हाट द हेल? वेद, ये कोई अखाड़ा नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? एंड गबीना, तुम भी? गबीना ने जवाब में कहा, कियारा, ये छोरा तन्ने छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं न करने दिया। गबीना की आवाज सुनकर वेद ने हैरानी से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम लड़की हो? गबीना जवाब में तुनक कर बोली, आंखें हैं कि बटन? दिखता ना क्या तन्ने? बोल तो निकाल के रख दूं? तब वेद उसे घूरते हुए बोला, दिखता तो है, लेकिन तुम शहर वालों के अजीब गजब ढंग है भाई। लड़के झुमका पहने घूमते हैं और लड़कियां छोटे छोटे बालों में। अब इंसान कैसे पहचाने कि लड़का है कि लड़की? फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, माफ करना दीदी, लेकिन मानना पड़ेगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ इंप्रेसिव है। बहुत कम लोग मेरी ग्रिप से बच पाते हैं। तुमने कहीं से ट्रेनिंग ली है क्या? गबीना ने घूरते हुए उसे देखा। मैं कियारा की पर्सनल बॉडीगार्ड हूं। वेद मन ही मन बोला, बॉडीगार्ड? तो इतने दिनों से कहा थी, जब कियारा को प्रोटेक्शन चाहिए थी, इस पर नजर रखनी थी। वहीं गबीना वेद से चिढ़ गई थी कि वो उससे बेहतर फाइटर था। उसे लगा उसके एक्सीडेंट के बाद छुट्टी के कारण सावित्री ने कियारा के लिए नया बॉडीगार्ड रख लिया। उसने सीधे कियारा से पूछा, इसे बाहर निकाल दूं क्या? कियारा गहरी सांस लेकर बोली, नहीं गबीना, ये मेरा दादी का खास है। उसने फिर वेद की तरफ देखकर सख्ती से कहा, वेद, आई नो मीटिंग में क्या हुआ है, दादी से बात हुई मेरी। सो इफ यू हियर फॉर मनी, तो साफ साफ बता देती हूँ, मेरे पास नहीं है। वेद चौंक कर सफाई देने लगा, नहीं कियारा, मैं। तभी अचानक दरवाजा खुला और रिया और सार्थक अंदर आ गए। असल में दोनों कियारा का हाल चाल पूछने आए थे, लेकिन उन्होंने बाहर से ही कियारा की बात सुन ली थी। सार्थक तो पहले ही वेद को अपना जानी दुश्मन मान बैठा था। आखिर क्लब में वेद ने कियारा को उसके चंगुल से बचा लिया था और उसकी कार का दरवाजा तक तोड़ दिया था। ऊपर से उसका दोस्त मयंक भी वेद के गुणगान गाने लगा था। तभी रिया ने वेद को देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है कियारा? ये हॉस्पिटल में भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? सार्थक ने ठहाका मारते हुए जवाब दिया, तुमने अभी सुना नहीं क्या रिया? ये भिखारी यहाँ भीख मांगने आया है। वेद की मुट्ठियां भीज गई, लेकिन रिया तब तक कियारा के पास जाकर बैठ गई और उसका हाल पूछने लगी। वहीं सार्थक ने वेद को पॉइंट करते हुए मॉकिंग टोन में कहा, क्यों, तुझे पैसे चाहिए ना? चल, मैं दूंगा, बट ऑन वन कंडीशन, तेरे गाल पर एक थप्पड़ लगाने देगा तो 1000 रुपए दूंगा। बस तेरा थोबड़ा आगे कर दे और मैं तुझे लाखों का मालिक बना दूंगा। कम ऑन। वेद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने sarcastically कहा, मुझे लाखों का मालिक बनाएगा? तेरे बस की बात नहीं है। अगर हिम्मत हो तो हाथ उठाकर दिखा। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है, मैं तुझे थप्पड़ मार सकता हूं और डोंट वरी, 1 रुपए चार्ज नहीं करूंगा। फ्री ऑफ चार्ज चेहरे की जियोग्राफी ठीक कर दूंगा। यह सुनकर सार्थक गुस्से में उसे और नीचा दिखाते हुए बोला, अब हीरो बन रहा है? क्यों, क्या हुआ? अभी तो कियारा के सामने हाथ फैला रहा था। सार्थक ने अपना वॉलेट निकाला और वेद के सामने नोटों की कड्डी घुमाने लगा। अब तो वेद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेता, अचानक कियारा ऊंची आवाज में बोली, इनफ सार्थक, बस करो। और वेद तो दंग रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी हर वक्त उससे जंग लड़ने के लिए तैयार रहने वाली कियारा उसका साइड लेगी। सार्थक ने सफाई देते हुए कहा, लेकिन कियारा हेल्पलेस होकर बोली, प्लीज, आई वॉन्ट टू रेस्ट। रिया, सार्थक,
तुम दोनों अभी जाओ, आई विल मीट यू गाइस लेटर एंड थैंक यू फॉर कमिंग। सार्थक मुट्ठी भींचते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में वेद से बदला लेने की भावना और स्ट्रांग होने लगी थी। वहीं रिया ने कियारा को गले लगाया और बाद में मिलने आने का कहकर बाहर आ गई। वेद ने मुस्कुराते हुए कियारा की तरफ देखा तो कियारा सख्त लहजे में वेद से बोली, वेद, सार्थक एक रेप्यूटेड रिच फैमिली से है, यू कांट अफोर्ड टू ऑफेंड हिम। अगर तुम उस पर हाथ उठा देते तो उसका पनिशमेंट तुम सह नहीं पाते। एंड वन मोर थिंग, मेरे पास 10 करोड़ नहीं है, सो प्लीज लीव नाउ। वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं, तुम्हारा चेकअप करने आया था, लेकिन तुम कभी अपना नजरिया नहीं बदलोगी। ये कहकर उसने एक बार कियारा की तरफ देखा और रूम से बाहर चला गया। पता नहीं उसे इस तरह जाते देख कियारा को क्यों बुरा महसूस हो रहा था। वहीं उसके बाहर निकलते ही समीर के साथ एक प्राइवेट रूम में बैठे यशवंत के पास मैसेज आया, सर, कियारा ने उसे पैसे नहीं दिए, आई एम स्टिल फॉलोइंग हिम। मैसेज पढ़कर यशवंत मुस्कुराया और अपने आप से बोला, इतने सालों में हमने कंपनी को खोखला कर दिया है, अगर उसके पास कैश होगा तब दो देगी ना। यशवंत भी देखना चाहता था कि यह घर जमाई 10 करोड़ का जुगाड़ कैसे करेगा, और अगर नहीं कर पाया तो वो सबरवाल को अपने शेयर्स बेच देगा और सावित्री कुछ नहीं कह पाएगी। इधर हॉस्पिटल के बाहर आकर वेद ने अपना फोन निकाला और मयंक को कॉल किया। मयंक, तुम कहाँ हो? मुझे मिलना है, अर्जेंट। मयंक की एक्साइटेड आवाज आई, ब्रो, मैं तो अलीशा और वरुण के साथ कॉफी शॉप में हूँ, तुम भी यहीं आ जाओ, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। 1 घंटे बाद वेद एक ट्रेंडी कैफे में पहुंचा जहां मयंक अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वेद को देखते ही तीनों एक्साइटेड हो गए। जब से अलीशा और वरुण ने मनोहर वाला इंसिडेंट देखा था, तब से वो भी मयंक की तरह वेद के फैन हो गए थे। वेद ने वहां बैठते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सीधा धमाका करते हुए कहा, गाइस, मुझे कल तक 10 करोड़ चाहिए। यह सुनकर तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया। मयंक ने हकलाते हुए कहा, 10 करोड़? ऐसा क्या हो गया ब्रो, 10 करोड़ क्यों चाहिए? वेद ने जवाब दिया, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस एक दिन में 10 करोड़ कमाने का तरीका सोचो। तब अलीशा ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पास कुछ 10 लाख होंगे और पापा से 50 लाख तक मांग सकती हूँ। मयंक और वरुण भी लाखों देने के लिए तैयार हो गए थे, आखिर सब रईस खानदान को बिलोंग करते थे। लेकिन वेद ने साफ इनकार करते हुए कहा, मुझे किसी की खैरात या उधार नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू अर्न दैट मनी। मयंक कंफ्यूज्ड होकर बोला, लेकिन एक दिन में 10 करोड़ तो बस बैंक लूट कर मिल सकते हैं। ये सुनते ही वेद ने मयंक के सिर पर जोर से चपत मारी, कमिश्नर का बेटा होकर चोरी की बात कर रहा है, स्टूपिड। मयंक ने सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी ब्रो, दिमाग में कोई दूसरा आइडिया नहीं आ रहा था। तब वरुण ने सजेस्ट किया, लॉटरी, बम्पर लॉटरी ट्राई कर सकते हैं। वेद ने उसकी तरफ इरिटेटेड होकर देखा, एक दिन में कहां से लॉटरी मिल जाएगी, विनर अनाउंस होने में हफ्ते लगते हैं। अब सब परेशान हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मयंक ने एक्साइटेड होकर आइडिया शेयर किया, शेयर्स, स्टॉक मार्केट। तब वरुण ने सर पकड़कर कहा, मयंक, मार्केट क्रैश भी हो सकता है, रिस्क बहुत ज्यादा है। सब उल्टे पुल्टे आइडियाज दे रहे थे। तब अचानक अलीशा ने कहा, गाइस, रॉयल कैसीनो। ये सुनते ही सबकी नजरें उस पर टिक गई। रॉयल कैसीनो? वेद ने इंटरेस्टेड होकर पूछा। अलीशा एकदम एक्साइटेड होकर बताने लगी, मुंबई का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड कैसीनो है रॉयल कैसीनो, हाई स्टेक्स गैम्बलिंग के लिए फेमस, एक रात में करोड़ का गेम चलता है। वरुण ने हिचकिचाते हुए कहा, बट अलीशा, तुम भूल रही हो कि रॉयल कैसीनो में जो लोग आते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं होते, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड, वहां सबका पैसा चलता है। दैट प्लेस इज वेरी डेंजरस। वेद ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, खतरे से खेलने का ही तो मजा है, और पैसा कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। आज रात हम कैसीनो जाएंगे। तब अलीशा वेद की तरफ देखकर बोली, लेकिन तुम्हें ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, वी हैव टू चेंज योर लुक। आज तुम्हें पता चलेगा कि अलीशा के हाथ में क्या मैजिक है। ये कहते हुए अलीशा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वहीं कैफे में दूसरी तरफ बैठा आदमी ये सारी कन्वर्सेशन फोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा था। उसने इमीडिएटली यशवंत को मैसेज किया, टारगेट आज रात रॉयल कैसीनो जा रहा है। दूसरी तरफ मैसेज पढ़कर उसके होठों पर एक ईविल स्माइल आई। उसने सामने बैठे समीर से कहा, वेद रॉयल कैसीनो जाने वाला है, हमारा शिकार खुद शेर के गुफा में मरने जा रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि रॉयल कैसीनो कोई नॉर्मल कैसीनो नहीं है, ऐसी जगह है जहां अंडरवर्ल्ड डॉन से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन को अपना रुतबा छोड़ना पड़ता है। उसने तुरंत बॉबी को कॉल किया और उससे रात में रॉयल कैसीनो जाकर वेद का काम तमाम करने का ऑर्डर दिया। पर इस बात से वेद अनजान था, क्या वो खुद को बॉबी से बचा पाएगा? कॉल कट करने के बाद यशवंत ने सेटिस्फाइड स्माइल के साथ कहा, बॉबी कभी किसी टास्क में फेल नहीं हुआ,
इधर अलीशा अपने स्टूडियो में वरुण और मयंक के स्टाइलिश लुक को एडमायर कर रही थी। तभी वेद चेंजिंग रूम से बाहर आया। उसे देखते ही अलीशा का मुंह खुला का खुला रह गया। व्हाइट शर्ट एंड ब्लू डेनिम और एविएटर सनग्लासेस में वेद किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। अलीशा उसे एडमायर करते हुए बुदबुदाई, किसने सोचा था कि ऑर्डिनरी कपड़ों के पीछे एक हैंडसम हंक छिपा है। वहीं वेद ने उसके रिएक्शन पर खास ध्यान नहीं दिया और बोला, वरुण, मयंक चले। मयंक और वरुण तुरंत वेद के पीछे पीछे स्टूडियो से बाहर आए। कुछ ही देर में वरुण की कार कसीनो की तरफ निकल पड़ी और वेद मन ही मन बोला, आज मुझे 10 करोड़ जीत नहीं है। यशवंत के शेयर किसी और के पास नहीं जाने चाहिए। फेलर का ऑप्शन वेद के माइंड में था ही नहीं। रास्ते में मयंक ने वेद से पूछा, ब्रो, आपने कभी कसीनो में गैम्बलिंग की है? वेद ने नाम ऐसे हिलाया तो मयंक उसे रूल्स समझाने लगा। रॉयल कसीनो में 3 फ्लोर है। नीचे वाला फ्लोर मशीन गेम्स के लिए है, वहां 10,000 से बेटिंग शुरू होती है। सेकंड फ्लोर में कार्ड, राउलेट जैसे मैनुअल गेम्स है, जहां 10 लाख के ऊपर की बेटिंग होती है। यह कहकर मयंक चुप हो गया तो वेद ने क्यूरियसली पूछा, और थर्ड फ्लोर? मयंक बोला, वहां तो हम इस जन्म में पहुंच ही नहीं पाएंगे। वहां सिर्फ वो प्लेयर जा पाता है जो गैम्बलिंग प्रो हो या फिर रॉयल कसीनो के गैम्बलिंग एक्सपर्ट बोसा की नजरों में आ जाए। वहां पैसों की बाजी नहीं लगती, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए स्टेक पर होते हैं। यह सुनकर वेद इस थर्ड फ्लोर में जाने में बहुत इंटरेस्टेड था। जल्द ही वो लोग रॉयल कसीनो पहुंचे। वरुण ने अपना स्पेशल कसीनो कार्ड दिखाकर अंदर एंट्री करवाई और वेद जैसे ही कसीनो के अंदर गया, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। उसी वक्त कसीनो के बाहर एक ब्लैक जीप रुकी और उसमें से कुछ आदमी बाहर निकले और आखिर में एक सांवले रंग का डरावना सा दिखने वाला हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी बाहर आया, जिसने गले में बहुत मोटी सोने की चेन, हाथ में सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी, पैरों में मोटे चमड़े के बूट्स पहने वो भारी कदमों से कसीनो की तरफ बढ़ा। जैसे ही गार्ड्स ने उसे देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने तुरंत उसे सल्यूट किया और एक गार्ड तो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बॉबी बोला, फिक्र नॉट, अपन को डैनी सर के एरिया के रूल्स पता है, अंदर कोई लफड़ा नहीं, लेकिन अंदर वाले को बाहर लाकर तो मार सकते हैं ना। ये कहकर वो हंसते हुए अपने लोगों के साथ अंदर की तरफ बढ़ा। कसीनो की लाइट में उसके 2 सोने के दांत चमक रहे थे। क्या होगा जब बॉबी और वेद टकराएंगे? क्या वेद कसीनो से 10 करोड़ कमा पाएगा? अगर नहीं तो क्या होगा सावित्री और रायजादा प्रॉपर्टी का? क्या वेद को जाना पड़ेगा रायजादा मैंशन से वापस? आखिर गबीना पर वेद का शक सही तो नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बॉबी की खोजबीन से अनजान रॉयल कसीनो की रंग बिरंगी रोशनी के बीच जब वेद, मयंक और वरुण सीधे काउंटर पर पहुंचे, उन्हें देखकर वहां बैठी एक खूबसूरत लड़की ने पूछा, सर, आप कितने के चिप लेना चाहेंगे? वेद ने अपना एटीएम कार्ड देते हुए कहा, 15,000। मयंक और वरुण वेद को और पैसे ऑफर करना चाहते थे, लेकिन वेद उनके इंटेंशन समझ गया और हाथ उठाकर नाम ऐसे हिलाया। बस इतना अमाउंट सुनकर लड़की ने उसे तुच्छ भावना से देखा और 15,000 के चिप्स देते हुए बोली, फर्स्ट फ्लोर, यू कांट यूज द लिफ्ट, वो सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर वालों के लिए है। जब वो लोग फर्स्ट फ्लोर के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब वरुण ने मयंक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भाई 15,000 से 10 करोड़ कमाना चाहता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? मयंक ने धीरे से बोला, लेट हिम प्ले, 15,000 हार गया तो कोई नुकसान नहीं होगा, बाद में अपन अपने डैड से बात करके 10 करोड़ दे देंगे। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि वेद की हियरिंग एबिलिटी बहुत शार्प थी। वो दूर दूर तक की आवाज आराम से सुन सकता था। उनकी बातें सुनकर वेद के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वेद ने पहली मशीन स्लॉट गेम की तरफ कदम बढ़ाया। उसने पहले 500 रुपए डाले। मशीन की आवाजें गूंजने लगी और पहली बार में ही उसे लॉस हुआ। वो 500 का चिप डालते हुए 3 बार हार गया। ये सब करते हुए वो दूसरे प्लेयर्स को भी देख रहा था। उसे देखकर पास की स्लॉट मशीन में बैठा एक आदमी बोला, तुम्हारा लक तो मुझसे भी खराब है, कम से कम मैं 3 बार में से 1 बार तो जीता। ये कहकर हंसते हुए वो वहां से निकल गया। उसकी बात सुनकर वेद ने कुछ सोचा और फिर अचानक उसके कान खड़े हो गए। उसने दूसरी मशीन की तरफ कदम बढ़ाए। अब तो पूरे कसीनो के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। एक गैम्बलर बोला, अरे भाई, सबसे बड़े लूजर का रिकॉर्ड सेट कर रहा है। सभी ठहाका मार के हंसने लगे, लेकिन वेद शांत रहा। दूसरी तरफ बॉबी कसीनो के अंदर आ गया था। कसीनो का नियम था कि अंदर आने वाले हर व्यक्ति को कम से कम 1 गेम खेलना ही पड़ता था, इसलिए वो 1 गेम खेलने बैठा, लेकिन उसकी गिद्ध जैसी नजरें वेद को ढूंढ रही थी। कहाँ है वो लड़का, बस एक बार दिख जाए, वो बड़बड़ाया। उसका ध्यान सिर्फ वेद को ढूंढने पर था, इसलिए वो गेम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। तभी अचानक एक मोटा आदमी वेद को लगातार हारते देख बोला, ए लड़के,
आ हमारी टेबल पर। यहाँ भी हारेगा तो हम जीतेंगे, कम से कम हमारा फायदा ही करा दे। बॉबी ने उस लड़के की तरफ देखा तो उसे वेद का आधा चेहरा नजर आया। बॉबी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी कुछ वेट्रेस ट्रे लेकर आड़े आ गई। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी। वेट्रेसेस की ट्रे में ड्रिंक्स थे। बॉबी को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वहां जरा भी गलती से वो बोसा की नजरों में आ सकता था। जब तक वेट्रेस सामने से हटी, वेद वहां से जा चुका था। बॉबी गुस्से में बड़बड़ाया, शिट, निकल गया। वहीं थर्ड फ्लोर के कंट्रोल रूम में हर मशीन का स्टेटस दिख रहा था, और जिस जिस मशीन पर वेद खेल रहा था वहां कोई था जो कैमरा से उस पर नजर रखे हुए था। नीचे फर्स्ट फ्लोर वाली लड़की, जिसने अभी अभी लाखों जीते थे, अपनी हंसी रोकते हुए वेद से बोली, ओ दिमाग से पैदल, तुझे कैलकुलेटर दूं क्या तेरा लॉस कैलकुलेट करने के लिए, इडियट। तभी लड़के के पास खड़ा वही मोटा आदमी उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोला, डार्लिंग ये नया नया आया है, पहली बार खेल रहा है, बाप का पैसा होगा जो उड़ा रहा है। बाप का नाम सुनकर वेद ने उस मोटे की तरफ तीखी नजरों से देखा और सख्त लहजे में कहा, ओ कोलेस्ट्रॉल की दुकान, अपने दिमाग को अल्कोहल से धोया कर, बहुत गंदगी भरी है दिमाग में। तू अपनी बेटी पर लुटा रहा है, मैं कुछ बोला क्या? फिर तुझे क्यों मेरे काम में घुसना है? मैं हारूं या जीतूं, मेरा पैसा है। ये सुनकर वो लड़की और मोटा आदमी गुस्से में तमतमा गए। लड़की दांत पीसते हुए बोली, मैं इनकी बेटी नहीं, वाइफ हूं। वेद ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला, क्या बात है, तुम्हारा टेस्ट तो कमाल है, इस बर्गर के साथ शादी? बचपन में बाप का प्यार कम मिला था क्या? ओह अच्छा, तुम कैलकुलेशन में तेज हो ना, इसकी मौत के बाद कितना मिलेगा कैलकुलेट कर लिया ना? मोटा आदमी इतने गुस्से में था कि वेद का सर फोड़ दे, लेकिन वो लड़की उसे समझाते हुए वहां से ले गई। इधर ये बातें सुनकर बॉबी समझ गया कि वेद यहीं कहीं है। वेद को देखते ही बॉबी धीरे से फुसफुसाया, मिल गया, आज तो इसे नहीं छोड़ूंगा। वो वेद की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक पूरे कसीनो में सन्नाटा छा गया। सारी वेट्रेसेस सर झुकाकर खड़ी हो गई। सबने ऊपर देखा तो एक आदमी लंबे कदम भरते हुए लिफ्ट से बाहर आ रहा था। वो था बोसा, कसीनो का सबसे बड़ा गैम्बलर और कसीनो के बॉस डैनी का राइट हैंड। वो काले सूट में सुनहरे चैन और रिंग्स पहने बहुत ही डेंजरस वाइब दे रहा था। बॉबी ने उसे देखा तो वो अपनी जगह पर ही रुक गया और दांत पीसते हुए मन ही मन बोला, बोसा यहाँ क्यों आया? अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों के सामने बोसा धीरे धीरे वेद के पास आया। पूरा कसीनो अब उसे देख रहा था। अचानक बोसा वेद के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं बेवकूफ नहीं हूं लड़के, तुमने जो किया है मैं सब देख रहा था। मयंक और वरुण तेजी से वेद के पास आ गए। उन्हें तो लगा कि उनकी लंका आज लगी ही समझो। मयंक घबराकर बोला, क्या मतलब, क्या किया वेद ब्रो ने? बोसा ने वेद की तरफ देखा और मयंक के सवाल का जवाब देने के बजाय सीधा सवाल किया, तुम वीआईपी रूम में गेम खेलना चाहोगे? यहां तो छोटी मोटी जीत है, लेकिन वहां करोड़ों का गेम है। बोसा के इस सवाल ने लोगों को हैरान होने पर मजबूर कर दिया। वो मोटा आदमी बड़बड़ाया, ये वीआईपी रूम में खेलेगा? जब से आया है तब से हार ही रहा है, ही इज द बिगेस्ट लूजर। तब बोसा हंसते हुए बोला, यू ऑल आर एन एक्चुअल लूजर। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बोसा ऐसा क्यों कह रहा था। वहीं वेद के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई। उसने बोसा से कहा, मैं वीआईपी रूम में गैम्बलिंग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 लाख है। यह सुनकर सब शॉक्ड थे कि वेद ने 10 लाख कब जीते। उसके पास तो कुछ 1000 के चिप्स थे, ऊपर से वो हार भी रहा था। इट्स ओके, हम तुम्हें लोन दे सकते हैं। बोसा ये कहकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा और मन ही मन बोला, आई नो तुम मेरे ट्रैप में फंसोगे लड़के, पैसों की माया से कोई नहीं बच पाया और तुम भी आओगे। वही लोन की बात सुनते मयंक का चेहरा सफेद हो गया। मयंक ने डरते हुए कहा, नहीं वेद ब्रो, वीआईपी फ्लोर मत जाना। 99% लोग वहां से खाली हाथ लौटते हैं और लोन एक बड़ा ट्रैप है, अपना सब कुछ हार जाओगे। वरुण ने भी समझाया, वेद मेरी बात सुनो, तुम्हें 10 करोड़ चाहिए ना, हमसे ले लो, उधार में ही सही, बाद में लौटा देना, ठीक है? लेकिन वीआईपी फ्लोर बहुत डेंजरस है, वहां लाइफ एंड डेथ स्टेक पर लगती है। लेकिन वेद ने कॉन्फिडेंस से कहा, 1% चांसेस हैं, तब भी मैं रिस्क लूंगा, क्योंकि 10 करोड़ का इंतजाम सिर्फ यहीं हो सकता है। ये कहकर वेद बोसा के पीछे पीछे लिफ्ट में आ गया और साथ ही मयंक और वरुण भी उसके पीछे थे। वहीं बॉबी ये सब सुनकर खुश हो गया था। परफेक्ट, ये वीआईपी फ्लोर पर जाएगा तो वहीं मरेगा, मुझे हाथ कंधे नहीं करने पड़ेंगे। वो चुपके से बाहर निकला और यशवंत को मैसेज किया, वेद वीआईपी फ्लोर जा रहा है,
वहां बोसा उसे खत्म कर देगा और अगर गलती से वो बच गया तो बाहर निकलते ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। इधर लिफ्ट में आकर मयंक ने धीरे से वेद से पूछा, वेद ब्रो, अपने 15,000 के 10 लाख कब बना लिए? इससे पहले कि वेद जवाब देता, बोसा कनिंग स्माइल करते हुए बोला, इसने मशीन के एल्गोरिदम को क्रैक कर लिया। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और बोसा बाहर निकल गया, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कोई सवाल करते, बोसा उन्हें एक टेबल के सामने ले आया। वहां एक लड़की बैठी थी, उसका नाम था अलीना। उसने बेहद सेक्सी ड्रेस पहनी थी जो काफी रिवीलिंग थी। उसकी आंखें बिल्लौरी थी और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तो ये है वो नया प्लेयर, क्वाइट हैंडसम। लेकिन वेद ने उसकी तरफ नहीं देखा, उसकी नजर सीधे कार्ड्स पर थी। वहीं मयंक और वरुण तो अलीना को देखते ही रह गए। अलीना ने वेद को बिल्कुल उसके सामने वाले चेयर पर बैठने को कहा और बोसा ने वहां रखे कार्ड्स उठाते हुए कहा, ये गेम होगा 10 करोड़ का, 1 करोड़ फ्रॉम ईच साइड। दिस इज कॉल्ड टेम्पटेशन पोकर। रूल बहुत सिंपल है, जिसका कार्ड बड़ा वो जीतेगा और जो हारेगा उसे अपना एक कपड़ा उतारना होगा। हम 3 राउंड खेलेंगे एंड विनर विल अर्न 1 करोड़। अलीना टेबल पर झुककर वेद की आंखों में देखते हुए सिडक्टिवली बोली, आई विश आज तुम जीतो, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। लेकिन वेद ने शांत आवाज में कहा, मैं डिस्ट्रैक्शन में नहीं, डायरेक्शन में ध्यान देता हूं। लेट्स स्टार्ट द गेम। अलीना अपने निचले लिप्स को लिक करते हुए बोली, उफ, सच रेजिस्टेंस, सो टेम्पटिंग दैट आई वांट टू बाइट। बोसा एक डीलर की तरह कार्ड रखता है और वेद और अलीना को एक एक देता है। वेद के पास 6 रेड हार्ट थे और अलीना के पास क्वीन। अलीना हंसते हुए बोली, उफ, लगता है आज तुम्हें गर्म रखने के लिए बॉडी में कुछ नहीं बचेगा। ओह पुअर बेबी, अब शर्ट उतारो। वहीं बोसा का एक्सप्रेशन देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वहां जो हो रहा था उसकी मर्जी से हो रहा था। वेद ने अपनी शर्ट उतारी। उसकी परफेक्ट ग्रीक गॉड जैसी बॉडी देखकर अलीना टीजिंग टोन में बोली, आई वंडर अंदर और क्या छुपा है। वहीं मयंक और वरुण फुल एसी में भी पसीना पसीना हो रहे थे। उसने फिर से कार्ड बिछाए, लेकिन इस बार वेद बड़े गौर से कार्ड्स को देख रहा था। बोसा ने अलीना और वेद को एक एक कार्ड दिया। अलीना ने टेबल पर अपना उठाया हुआ किंग कार्ड रखा तो वरुण पसीना पोंछते हुए धीरे से बोला, लगता है वेद ब्रो की पैंट पे उतरेगी। तभी वेद ने मुस्कुराते हुए टेबल पर एस का कार्ड रखा। अलीना फिर मुस्कुराते हुए बोली, आई न्यू तुम जीतोगे, तुम मुझे अच्छे से देखना चाहते थे। अलीना ने अपने गले से स्कार्फ निकालकर फेंक दिया। अब उसकी ड्रेस और भी सेडक्टिव लग रही थी और उसकी कर्व बॉडी उभर कर झलक रही थी। उसे देखकर वरुण के गले से एक घूंट उतरी। पूरे कमरे में ऐसा माहौल हो गया था जैसे हवा में ही नशा फैल गया हो। लेकिन वेद को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोसा ने फिर पत्ते बांटे और इस बार वेद ने नोटिस किया कि बोसा बहुत सोचकर पत्ते दे रहा था, जैसे वो चाहता था कि वेद ही जीते। लेकिन क्यों? और हुआ भी ऐसा ही। आखिरी गेम अलीना हार गई। वो अपने कपड़े की स्ट्रिप खोलने ही वाली थी कि वेद ने तुरंत कहा, इसकी जरूरत नहीं। वेद ने उसके बालों में फंसा रिबन खोलते हुए कहा, ये भी तो कपड़ा है ना। वेद की इस हरकत से अलीना एंड बोसा दोनों शॉक्ड थे। अगर वेद की जगह कोई और मर्द होता तो शायद ये मौका नहीं छोड़ता। बोसा ने कनिंग स्माइल करते हुए कहा, वेल डन। वेद अपनी जगह से उठा ही था कि बोसा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम्हें शायद रॉयल कैसीनो का रूल नहीं पता, आखिरी गेम मेरे साथ खेलना ही पड़ता है, वरना पैसे और जान दोनों गंवाने पड़ते हैं। वेद ने बोसा का हाथ अपने कंधे से हटाया। उसे समझ आ गया था कि बोसा ने उसे क्यों जिताया। वेद बोला, मेरी जान तो तभी जाएगी जब ऊपर वाले की इच्छा होगी, और रही बात गेम की तो मैं तैयार हूं, लेकिन अपने कार्ड्स मैं खुद उठाऊंगा। यह सुनकर बोसा की आंखों में चमक आ गई। बहुत दिनों से वो किसी ऐसे आदमी के साथ खेलना चाहता था जो उसे टक्कर का चैलेंज दे सके, इसलिए उसने सारा जाल बिछाया। वहीं वरुण धीरे से मयंक के कान में फुसफुसाया, मयंक, आज हमें वेद भाई की डेड बॉडी ही ले जानी पड़ेगी। उन्होंने एल्गोरिदम तो क्रैक कर लिया, लेकिन बोसा कार्ड्स का मास्टर है। वो बंद पत्ते देखकर बता देता है कि पत्ता कौन सा है। और वेद ब्रो, वो तो पहली बार खेल रहे हैं। अलीना अपनी जगह से उठ गई और बोसा वहां जाकर बैठ गया। इस बार अलीना ने रूल समझाते हुए कहा, दिस गेम इज कॉल्ड डेविल्स आइज। तुम्हें 3 कार्ड्स उठाने हैं, लेकिन तुम ब्लाइंड खेलोगे। दैट मीन्स तुम कार्ड नहीं देख सकते, पर जिसके कार्ड्स हाई वो होगा विनर। लेकिन 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 कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। जो प्लेयर हारेगा उसका एक हाथ काट दिया जाएगा।
एंड ये गेम सिर्फ एक राउंड का है और जो जीतेगा उसे मिलेंगे 50 करोड़। वेद ने काफी सोचते हुए 3 कार्ड्स उठाए और बोसा ने भी 3 कार्ड्स उठाए। उसके चेहरे पर कनिंग स्माइल आ गई। वहीं उसका एक्सप्रेशन देखकर वेद के माथे पर पसीना आ गया। बोसा ने अपना पहला कार्ड खोला तो वो पान का इस कार्ड था। वेद ने भी अपना कार्ड ओपन किया तो वो 9 का कार्ड था। बोसा ने अपना दूसरा पत्ता खोला, वो पान का 2 नंबर का कार्ड था। पत्ता खोलते हुए बोसा के चेहरे पर विनिंग मुस्कान नजर आ रही थी। अगर बोसा के पास 3 नंबर के पान का कार्ड होगा तो वो गेम जीत जाएगा। वरुण और मयंक ने एक दूसरे को देखा और वेद ने अपने दूसरे कार्ड पर हाथ रखा और कार्ड ओपन किया तो 9 का कार्ड था। ये देखकर बोसा ने अपना तीसरा कार्ड खोला जो था 3 नंबर का पान का कार्ड। वो हंस पड़ा। मुझसे जीतने के लिए तुम्हें 9 की जरूरत है, लेकिन ट्रेल आना बहुत मुश्किल है वेद। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम्हें हार कर हाथ नहीं गंवाना पड़ेगा। बस जिंदगी भर फिर मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ और ये गेम हम यहीं खत्म करते हैं। क्या फैसला लेगा वेद? क्या वो अपने हाथ बचाएगा और गुलाम बनने के लिए राजी हो जाएगा, या फिर गेम कंटिन्यू रखेगा? क्या वेद बोसा जैसे माहिर खिलाड़ी से जीत पाएगा? कैसे करेगा वेद 10 करोड़ का इंतजाम? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।